हेलो फ्रेंड्स, आज नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। इसका नाम है स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेडिकल साइंस में। विदाउट स्टेलाइजेशन हम लोग किसी भी स्टेप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो, चाहे वो आपका नर्सिंग हो, चाहे वो ओटी हो, या किसी भी तरह मेडिकल साइंस में स्टेलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से माइक्रोब्स से घिरे हुए हैं। माइक्रोब्स से घिरे हुए हैं और माइक्रोब्स काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। पैथोजेनिक, खासकर पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो आपको हर स्टेप में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए है कि आपको मेडिकल, जब हम लोग पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या फिर आप ओटी में वर्क करते हैं, तो बेहतर है कि पेशेंट को भी उस इन्फेक्शन से बचाया जाए और खुद भी बचा जाए। उसके लिए स्टेलाइजेशन जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेलाइजेशन आखिर है क्या? अगर डिफिनेशन की बात करें तो बता दें, व्हेन एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सरफेस और मीडियम इज मेड free from all microorganisms, is free from all microorganisms, either in vegetative or spore state, is known to be sterilized. बात आ रही है कि स्टेलाइजेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो माध्यम हो, कोई भी चीज, हर चीज को, इवन के एक रूम हो या फिर रूम में हम जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल करेंगे या फिर ओटी में इस्तेमाल करेंगे या हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करेंगे, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स एंड रूम्स, हर एरिया को, हर जगह को, हर सामान को हमको क्या करना है? स्टेराइल करना है। स्टेराइल मतलब क्या? स्टेराइल मतलब होता है, it denotes the complete freedom or absence of microbes and forms of life। यानी कि स्टेराइल मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्टेराइल तभी कहलाएगा जब उस पर कोई भी माइक्रोब्स ना हो। इट इज फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रोब्स। और चाहे वो वेजिटेटिव, अब इस डिफरेंस की तरफ हम आते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो। वेजिटेटिव फॉर्म को किल करना आसान होता है, किसी भी माइक्रोब्स के वेजिटेटिव फॉर्म को किल करना आसान होता है, लेकिन स्पोर के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं। और ये जो है स्पोर खासकर दो जीनस बैक्टीरिया बनाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपका बैक्टीरिया जैसे हार्श कंडीशन में पहुंचता है, हार्श कंडीशन यानी कि उसके लिए जब वैसा फेवरेबल कंडीशन नहीं हो जिसमें वो सरवाइव कर सके, जैसे हम क्लोस्ट्रिडियम टेक्निक की बात करते हैं, उसके जैसे ही अगर वैसा कंडीशन आ जाए जब वो सरवाइव नहीं कर सकता है, तो वो अपना क्या करता है? एक लिमिटेड वातावरण, लिमिटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पूरे बॉडी को त्याग देता है और सिर्फ एक सूक्ष्म अवस्था में मौजूद रहता है, जिसके चारों ओर केराटिनाइज मटेरियल डेवलप हो जाता है, केराटिन डेवलप हो जाता है, और जल्दी ये ना तो इस पे हीट का इफेक्ट पड़ता है, ना केमिकल्स का इफेक्ट जल्दी पड़ता है, यानी कि ये जल्दी मरता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। लेकिन वेजिटेटिव फॉर्म इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यानी कि स्पोर को आप किल कर दिए, इसको आसानी से किल नहीं कर सकते। अगर इसको किल कर दिए, दैट मींस वेजिटेटिव स्पोर भी इजीली किल हो जाएगा। तो हमारा टारगेट स्टेलाइजेशन में होता है कि टू डिस्ट्रॉय द स्पोर्स। अगर स्पोर किल हो गया, और यही इसीलिए कहा जाता है कि स्टेलाइजेशन क्या है? तो कंप्लीट फ्रीडम, दैट मींस 100% फ्रीडम। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती है। कंप्लीट यानी कि कंप्लीट 100% माइक्रोब्स उसमें नहीं रहना चाहिए, नो एनी माइक्रोब्स, तभी हम स्टेलाइजेशन तक पहुंचेंगे। कह सकते हैं कि ये मटेरियल स्टेलाइज है, या फिर ये सब्जेक्ट या फिर ये रूम
स्टेरिलाइज है तभी कर सकते हैं जब 100% हम क्या करें, माइक्रोब्स फ्री करते हैं उस इन्वायरमेंट को या उस सब्जेक्ट को। अब अलग ये है, दो टर्म आता है, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक्स की बात हम करते हैं। डिसइंफेक्शंस की बात करें तो दिस इज प्रोसेस इन व्हिच हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड फिजिकली और केमिकली। हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है। तो स्टेरिलाइजेशन हम कितने तरह से कर सकते हैं, तो उसमें दो मेथड हम लोग खासकर पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल मेथड। तो इसे बात करते हैं डिसइंफेक्शन, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जब हार्मफुल माइक्रोबियल एजेंट्स को डिस्ट्रॉय हम करते हैं, दैट मींस स्टेरिलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। यानी कि कब, और दूसरी बात कि इसमें क्या यूज होता है, केमिकल यूज हो सकता है, रेडिएशन यूज हो सकता है, या फिर हम क्या करते हैं, स्टीम भी यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी मटेरियल अगर हम यूज करें जिससे हम क्या करें, बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर माइक्रोब्स को, बेसिकली माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सके, इज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में एक बात आती है, ये एक टर्म होता है बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल, और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल क्या है, तो बैक्टीरियासाइडल वो टेक्निक है जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया को क्या किया जाए, मार दिया जाए, किल कर दिया जाए। और स्टैटिक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, वैसे टेक्निक जिसके अंतर्गत क्या क्या बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन को रोक दिया जाए, यानी कि उसको वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मरेगा नहीं बट वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि रिचुअली वो खत्म हो जाएगा, यानी कि तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहेंगे। और बैक्टीरियासाइडल जिसमें कंप्लीट किलिंग कर दिया जाए। तो हमारा डिसइंफेक्शन जो है क्या करता है, बैक्टीरियासाइडल फॉर्म से वर्क करता है, बैक्टीरियासाइडल यानी बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब बात होती है डिसइंफेक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो कोरोसिव हो सकते हैं या होते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, हमेशा कभी यूज करेगा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे यूज करेगा, यानी वैसे ऑब्जेक्ट्स पे जिसमें जान नहीं है, दैट इज नॉट लिविंग। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें, आपके हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, उनकी बात कर लें, या फिर आप क्या करते हैं, रूम की बात कर लें, या फिर वैसे जो आपके जीवित नहीं है वैसे चीज को स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग डिसइंफेक्शन द्वारा कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ एंटीसेप्टिक्स की तरफ अगर जाते हैं तो एंटीसेप्टिक्स करता क्या है, तो एंटीसेप्टिक्स क्या करता है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का यानी कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशन को ये रोक देता है। और ये जो है हमारा क्या होता है, अप्लाई होता है लिविंग टिश्यू पर, जैसे आपका बेटाडीन हो गया या फिर अल्कोहल हो गया। जैसे आपको सर्जरी के दौरान बेटाडीन का इस्तेमाल करते हैं, कब, सर्जरी के एरिया को क्लीन करने में। दूसरी तरफ हम लोग क्या कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन करने जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहल स्वाबिंग करते हैं। दीज आर व्हाट, एंटीसेप्टिक्स या बेटाडीन एंटीसेप्टिक्स, ये हमारा एंटीसेप्टिक्स है और ये लिविंग मटेरियल पे इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लें एंटीसेप्टिक्स, लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल होगा। डिसइंफेक्शन हमारा इनएनिमेट यानी कि जिसमें जान नहीं है वैसे पदार्थ पे इस्तेमाल होगा, ये डिसइंफेक्शन बैक्टीरियासाइडल होता है। ये हमारा एंटीसेप्टिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन वैसी प्रक्रिया है जिसमें 100% एब्सोल्यूट क्लीनिंग किया जाए फ्रॉम द माइक्रोब्स। किसको, तो हमारे सरफेस को, ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंसेस को क्या करें, कंप्लीट क्लीनिंग किया जाए, कंप्लीट फ्री कर दिया जाए फ्रॉम द माइक्रोब्स, इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हम लोग देखा, स्टेरिलाइजेशन क्या है, द किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। अब बात करते हैं रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोब्स ये क्या है, तो हर चीज की कुछ ना कुछ गति होती है, अगर हम चल रहे हैं तो हमारी कोई ना कोई गति होगी, उसी तरह से तो माइक्रोब्स मरेगा, माइक्रोब्स यानी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अगर होगा तो किस गतिविधि में अगर होगा,
किस रेट से वो स्टेलाइज होगा, दैट इज स्टेलाइज होना यानी कि किलिंग होना। तो किलिंग कितने रेट से होता है उसी को हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो इसमें है डेथ ऑफ माइक्रोब्स अकर्स एट ए सर्टेन रेट डिपेंडेंट प्राइमरी अपॉन टू वेरिएबल्स। तो अब बात करते हैं कि किलिंग जो है माइक्रोब्स का किलिंग क्या होगा, एक सर्टेन रेट से चलता है जो डिपेंड करता है दो चीजों पर, पहला द कंसंट्रेशन ऑफ किलिंग एजेंट और दूसरा द लेंथ ऑफ द टाइम एजेंट इज अप्लाइड। अब बात करते हैं कि मान लें कि हम स्टेलाइज करने के लिए बॉइलिंग वाटर में किसी मटेरियल को डाले हैं, बॉइलिंग वाटर में किसी मटेरियल को डाले हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टेलाइजेशन कितने रेट से होगा, तो वो डिपेंड करेगा क्या, पहला चीज कंसंट्रेशन ऑफ किलिंग एजेंट, दैट इज किलिंग एजेंट कंसंट्रेशन हुआ बॉइलिंग वाटर का। अब देखेंगे कि कितना ज्यादा हीट हम दिए हुए हैं, कितना ज्यादा हीट किसमें, बॉइलिंग वाटर को दे रहे हैं। अब दूसरी बात कि लेंथ ऑफ द टाइम, कितना देर तक मटेरियल को उसमें रखेंगे। ये दो चीज अगर दोनों की बात करेंगे तो ये क्या हुआ, दैट इज डोज। तो अगर दोनों को एक समूह में देखें तो कहा जा सकता है दोनों को डोज। अब बात करते हैं कि ये दोनों पे डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ किलिंग। इसको रिलेशनशिप अगर देखते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Ct, यानी कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ct। n is number of survivors, C is concentration of agent and T is time applied। नंबर ऑफ सर्वाइवर्स की क्यों बात हमने किया, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हम तो बात डेथ की कर रहे हैं, फिर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स की बात इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्वाइवर्स को काम करना आसान होता है। हमारे इस माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या कहता है, सर्वाइवर्स यानी कि जिंदे को काउंट करना आसान है। जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जांपल अगर हम ले ले तो कॉलोनी काउंट करके हम लोग देख सकते हैं कितना बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। बट अगर जो बैक्टीरिया मर गया उसको काउंट करना मुश्किल है, यानी कि डेथ को काउंट करना मुश्किल है। अगर डेथ के रूप में अगर रिलेशनशिप हम लेंगे तो D is directly proportional to Ct, लेकिन इस डेथ को काउंट करना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग रिलेशनशिप रखते हैं नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ct। Ct फिर से मैं बात कर दूं, Ct को बात किया है तो दिस इज द डोज ऑफ स्टेरिलाइजिंग एजेंट, डोज ऑफ स्टेरिलाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं कि कितना, फिर से हम आप इसको कर लें कि क्या है रिलेशनशिप, रेट ऑफ किलिंग माइक्रोब्स क्या होगा, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ct, यानी कि सर्वाइवर उतना ही, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे, जितना ज्यादा टाइम रखेंगे उतना कम सर्वाइवर रहेगा, लेकिन डेथ उतना ही ज्यादा होगा। और इसी तरह से अगर इसको कम करेंगे तो हमारा सर्वाइवर भी बढ़ेगा, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, इन दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारा ये घटेगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन N and Ct। स्टेलाइजेशन के मेथड्स यानी कि किस तरीके से स्टेलाइज किया जा सकता है, क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली दो भाग में इसको बांटा गया है, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन और केमिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। फिजिकल मेथड एंड दिस इज केमिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। अब फिजिकल मेथड को फिर तीन भाग में बांटा जाता है, हीट स्टेलाइजेशन, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। पहला हम बात करें हीट। हीट को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। हीट की बात अगर करेंगे तो हीट अगर स्टेलाइज कैसे करता है, तो हीट बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करके या कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन करके, यानी कि हमारा
होता है, इससे स्टेलाइज लिमिटेड होता है। हम मान लेते हैं कि हमको कल्चर लगाना है तो या सेंसिटिविटी लगाना है, सेंसिटिविटी लगाने के लिए फॉर्सेप अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हम लोग करते क्या है, दिस इज फ्लेम और दिस फॉर्सेप। तो ये क्या कि ये अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो बस ये टिप जहां पे फ्लेम का कांटेक्ट रहेगा बस वो टिप ही स्टेलाइज होगा। जितने दूर फ्लेम का कांटेक्ट हम डालेंगे बस वही स्टेलाइज होगा, बाकी सब स्टेलाइज नहीं होगा। तो दिस इज फ्लेम। दूसरा है रेड हीट की तरफ हम चले जाते हैं। रेड हीट खास के कॉमन एग्जांपल है उसका कि हम लोग जो प्लेटिनम लूप का इस्तेमाल करते हैं इन कल्चर, खास कर कल्चर में प्लेटिनम लूप में क्या होता है कि उसको हीट हम कर देते हैं, इट बिकम्स रेड, वो कंप्लीट रेड हो जाता है और इस टाइप के स्टेलाइजर को रेड हीट स्टेलाइजर कहा जाता है। यानी कि तब तक की हीट करना है जब तक कि वो रेड ना हो जाए। क्लियर? दूसरी तरफ इंसिनरेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो इंसिनरेशन होता है, इंसिनरेशन टेक्निक में खासकर जो होता है कार्केस यानी कि एनिमल डेड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करने में इंसिनरेशन का इस्तेमाल करते हैं हम। या फिर अभी जो कोई भी लेबोरेटरी बेस्ड या हॉस्पिटल बेस्ड का जो डिस्ट्रक्शन होता है वाया इंसिनरेशन टेक्निक डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें करते क्या है कि बड़ी सी चिमनी लगी होती है, इसमें क्या होता है एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें टोटल मटेरियल्स को डाल करके हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है, आइदर टेम्परेचर डिफरेंट बाय हीट और इलेक्ट्रिसिटी, उससे बर्न किया जाता है। ये इंसिनरेशन है। या फिर जानवर को, बड़े हुए जानवर को भी क्या किया जाता है, लेबोरेटरी एनिमल्स मर जाते हैं या फिर उसको क्या किया जाता है कि जला दिया जाता है, उसको भी हम एक्सरसाइज के स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसको इंसिनरेशन कहा जाता है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस। हॉट एयर ओवन कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है। हॉट एयर ओवन में एक डबल वॉल जैकेट का बना हुआ होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, खासकर उसमें ग्लास पड़ा हुआ रहता है ताकि हीट बाहर ना निकल सके, और उसको कंप्लीट पैक होता है। उसमें हम लोग टेम्परेचर 200-300 डिग्री सी तक टेम्परेचर ले जाते हैं ताकि उसमें डाल करके खासकर बोरोसिल ट्यूब मटेरियल से उसमें डाला जा सकता है और स्टेलाइज किया जाता है। इवन अपन 200-300 डिग्री सी तक भी उसको किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हॉट एयर ओवन कहते हैं। मेरे वीडियो में आप हॉट एयर ओवन देख सकते हैं, अगले वीडियो में हॉट एयर ओवन का मैंने बजाबता विस्तृत रूप से बताऊंगा। मॉइस्ट हीट की बात करते हैं। मॉइस्ट हीट में होता क्या है, तो मॉइस्ट हीट में क्या होता है, वाटर कंटेंट की मौजूदगी होती है। मॉइस्ट मतलब यानी वाटर कंटेंट की मौजूदगी होगी। उसमें क्या होता है, उस तरीके से इसमें क्या करता है कि डाइकोटोमिक बॉन्ड जो होता है बैक्टीरिया का, उसको ये डिस्टर्ब कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है बाय पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। और इसके जरिए से अब क्या होता है, इसको भाग बांटा गया। वाटर एट 60 to 65 डिग्री सी, वाटर एट 100 डिग्री सी, स्टीम स्टेलाइजेशन, स्टीम एट 100 डिग्री सी, स्टीम अंडर प्रेशर। बात करते हैं वाटर एट 60 to 65 डिग्री सी। तो ये होता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसका सबसे एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन जिससे मिल्क को स्टेलाइज किया जाता है। इस पास्चुराइजेशन उसको टेम्परेचर क्या होता है 60 to 65 डिग्री सी के आसपास रहता है। दूसरे वाटर एट 100 डिग्री सी की बात करते हैं तो ओटी में क्या किया जाता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट्स जो होता था, ये खास पुराने वक्त में होता था जहां पर मशीन्स के अभाव हो, वहां पे होता था, किया जाता था या फिर रैपिड अगर तुरंत इस्तेमाल करना है, जरूरत है तुरंत की, तब उस वक्त ये किया जा सकता है। क्या किया जाएगा, एक कंटेनर में वाटर को रख करके उसको क्या है बॉयल किया जाता है। बॉयल करने वक्त में क्या है, उसी में क्या करता है इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिया जाता है जिसको स्टेलाइज करना है। वो 100 डिग्री सी पे कुछ देर के लिए बॉयल होता है, वो अपने आप स्टेलाइज हो जाता है। दैट इज वाटर एट 100 डिग्री सी। दूसरे स्टीम स्टेलाइजेशन की बात करेंगे तो स्टीम स्टेलाइजेशन किया जाता है कि स्टेलाइजेशन के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर से जनरेट किया हुआ स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्टेलाइजेशन। इसमें पहला चीज स्टीम एट 100 डिग्री सी। स्टीम एट 100 डिग्री सी यानी कि 100 डिग्री पे स्टीम डेवलप होने लगता है। उसमें जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है
बी स्टरलाइज, और क्या कहता है इसको हीट किया जाता है आइदर बाय फ्लेमिंग और बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब करके क्या है, इसमें स्टीम जो निकलता है, स्टीम निकलता है ऊपर से कवर किया हुआ रहता है, स्टीम निकलता है इस मटेरियल से होते हुए स्टीम ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसको स्टीम भाया स्टीम इस मटेरियल्स को जो मटेरियल्स है उनको स्टरलाइज किया जाता है जैसे एट 100 डिग्री सी। लेकिन सबसे बेस्ट और कॉमनली यूज हमारा टेक्निक है स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर कहने का मतलब कि स्टीम हाई टेम्परेचर पे जनरेट करना, हाई टेम्परेचर पे ले जाकर के स्टीम का जनरेशन ऐसे 100 डिग्री पे जनरेट होने लगता है, होता है बढ़िया से स्टीम जनरेट होता है। लेकिन करना क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई कर देना है वाया एक्सर्टिंग प्रेशर। तो उसके लिए हम लोग ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में भी मैं डेमो दूंगा, अगर अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें। ऑटोक्लेव में क्या किया जाता है कि प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होता है कि प्रेशर हाई होने से स्टीम जो डेवलप होता है हाई टेम्परेचर पे चला जाता है और इससे क्या होता है हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं मटेरियल को। इसमें स्पोर बढ़ जाने की पूर्णतः चांसेस होती है, दैट इज इसमें 100% स्टरलाइजेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है फॉर स्टरलाइजेशन इन लेबोरेटरी और ओटी एनीवेयर। मेडिकल साइंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इज ऑटोक्लेव, जिसका स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा हमारा मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन की बात करेंगे तो इसमें दो आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। आयनाइजिंग रेडिएशन को हम कोल्ड स्टरलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, कोल्ड स्टरलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है तो एक्सरे और गामा रे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हाई पेनिट्रेशन पावर काफी हाई होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है खासकर कोल्ड स्टरलाइजेशन में। ये टेम्परेचर रेंज नहीं करता है, स्टरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर रेंज नहीं होता है लेकिन स्टरलाइज किया जा सकता है किसको, जिसमें टेम्परेचर देने से नुकसान हो सकता है, जैसे कि कैथेटर्स, सिरिंजेस, हम आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल होता है वो कैथेटर्स, खासकर एनिमल जो हम लोग लेबोरेटरी एनिमल रखते हैं उसको खाना जो देते हैं उसको भी स्टरलाइज से किया जा सकता है एनिमल फीड्स। दूसरी तरफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होता है इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दो तरह के रेडिएशन का इस्तेमाल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दो तरह के रेडिएशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को हॉट एयर स्टरलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, हॉट एयर स्टरलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बेसिकली रेडिएशन जो वर्क करता है ये खासकर डीएनए को डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, डीएनए को डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमारा माइक्रोब्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अल्ट्रावायलेट की बात करेंगे तो अल्ट्रावायलेट बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है क्योंकि ये अच्छा रेडिएशन माना जाता है। इससे क्या होता है, जो सबसे कॉमन एग्जांपल मैं दे दूं कि अल्ट्रावायलेट का एग्जांपल
छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए भी फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये अलग अलग तरीके का थर्मल कैंडल्स होता है, एस्बेस्टस पैड्स होता है या सेलुलोज मेम्ब्रेन्स होता है, अलग अलग तरीके। इस पे भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो आगे हम लोग फिर देखेंगे। फिल्ट्रेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक है, दैट इज केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में होता यह है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टरलाइजेशन में अगर, तो इसको केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन कहा जाता है। ये दो पार्ट में देखते हैं, एक गैसियस और लिक्विड। यानी केमिकल दो रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर गैसियस और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड केमिकल्स। गैसेस केमिकल की बात करेंगे तो ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है ओटी को स्टरलाइज करने में, या लेबोरेटरी को इस्तेमाल करने, आइस को इस्तेमाल करने को स्टरलाइज करने में, प्रूफ्स को इस्तेमाल करने में गैसियस स्टरलाइजेशन, गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है, फ्यूमिगेट कर दिया जाता है पूरे, यानी कि एक गैस सब्सटेंस को डाल दिया जाता है, गैस को लिबरेट कर दिया जाता है पैक्ड रूम, और वो फिर गैस क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है इसको, माइक्रोब्स को किल कर देता है बाय अल्टरिंग देयर न्यूक्लिक एसिड और बाय ब्रेकिंग देयर सेल वॉल्स, डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रक्ट कर सकता है। वो हम लोग जब पूर्णतः केमिकल मेथड्स को देखेंगे एक अलग वीडियो में, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, इसको पूरी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल